हेलो दोस्तों। पता है मुझे आप लोग का सेमेस्टर एंड होने को है और आप लोग को टेंशन हो रखी है कि पढ़ाई कैसे किया जाए, नोट्स वगैरह कैसे बनाया जाए अच्छे मार्क्स ताकि गेन कर पाए। तो मुझे पता है कि क्या होता है कॉलेजेस में। स्टार्टिंग से लेके हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते हम पढ़ नहीं पाते हैं और फिर टेंशन होने लगती है लास्ट टाइम पे कि कैसे प्रिपेयर करेंगे, कुछ नोट्स तो आया नहीं, कभी पढ़ा है नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिसने पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, वो रिवीजन के लिए इसको देख सकते हैं, और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो बिल्कुल टेंशन ना लें। वो इस वीडियो से अच्छा खासा मार्क गेन करने लायक उनको कंटेंट मिल जाएगा, वो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आराम से बस ईमानदारी से इस वीडियो को देखिए शुरू से अंतिम तक। और मैं एक ही वीडियो में 1 यूनिट कवर करूँगा, ऐसे ही मैं 5 यूनिट को कवर करूँगा। और 1 यूनिट पढ़ने के बाद में आप जो है लास्ट में मतलब इतना हो जाएगा कि आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे और अच्छा मार्क गेन कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहली यूनिट है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होता है बेसिकली एनर्जी होता क्या है। एनर्जी होता क्या है, तो एनर्जी जो है साइंटिस्ट जो है डिफाइन करते हैं इसको कि जो एबिलिटी टू डू वर्क होता है, किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन अगर आता है तो हम लोग सबसे पहले एनर्जी को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद सेकंड इसमें हम लोग जाते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या, मतलब कितने कितने फॉर्म में एनर्जी हमारी एक्सिस्ट करती है। तो एक फॉर्म होता है पोटेंशियल या स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं उसको, और दूसरा वाला फॉर्म होता है काइनेटिक और वर्किंग एनर्जी। हम लोग को पता ही है पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक और वर्किंग एनर्जी क्या होती है। फिर भी मैं आगे आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप कंटेंट आपके पास रहे, आप उसको अच्छे से लिख सकें। पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी जो गेन करी जाती है बिना किसी मोशन, या उसमें कोई मोशन नहीं होता, या एक जगह मतलब कोई चीज़ रखा हुआ उस एनर्जी आ रहा है, तो उसी को स्टोर्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक और वर्किंग एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी हम गेन करते हैं किसी भी मोशन से, या कोई काम किया जा रहा है उस एनर्जी जो गेन हो रही है, मिल रही है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हम लोग जानते हैं, जनरल रूल है कि एनर्जी ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो बेसिकली एक सिंपल सा रूल जो हम लोग को पहले से ही पता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है लिख सकते हैं। अगर इंट्रोडक्शन देने को आ गया कि इंट्रोडक्शन दीजिए एनर्जी का क्या होता है, इतना। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स क्या क्या हैं एनर्जी के देख लेते हैं इसमें। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड चेंज ऑफ शेप्स। जो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है और उसके शेप्स में जो चेंज आते हैं, ये सब चीज़ों से जो एनर्जी निकलती है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी, फ्रॉम फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हैवी मेटल्स एंड आइसोटोप्स। हैवी मेटल्स और आइसोटोप्स के जो फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं उससे एनर्जी जो हमें प्राप्त होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के द्वारा जो एनर्जी मिलती है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर और फॉसिल फ्यूल से जो हमें मिलती है वो केमिकल एनर्जी होती है। हाइड्रो एनर्जी, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। पोटेंशियल मतलब कि जो स्थिरता की वजह से एनर्जी जो उसे मिल रही है, और काइनेटिक मतलब जो मूवमेंट की वजह से उसे मिल रही है। किसके, यहाँ पे अगर इस बात करें तो वाटर के स्थिरता से या उसके मूवमेंट होने से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो हाइड्रो एनर्जी कहलाती है। और इसमें लास्ट है हमारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है देख लेते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम तो देख लेते हैं एनर्जी सिनेरियो क्या है, एनर्जी की अभी सिनेरियो क्या स्थिति क्या है जो है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक, इंडिया विन वाइटल फॉर द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स। द यूएस इज अहेड ऑफ रसिया, जापान, जर्मनी एंड कनाडा। इसमें बस आप ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब जो है इंडिया जो है फ्यूचर के लिए जो है ग्लोबली एनर्जी मार्केट में सबसे मतलब आगे है और इसका फ्यूचर अच्छा है।
जो 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है इसका, तो ठीक ठाक है, वाइटल रोल प्ले करने वाला है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। और यहाँ पे दिया गया कि यूएसए जो है वो रसिया, जापान, जर्मनी और कनाडा से आगे है एनर्जी के सिनेरियो में। हाँ, तो ये सिंपल सा एक मतलब दिमाग में रखिए कि अगर एनर्जी सिनेरियो पूछा तो आपको क्या लिखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन जैसे हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी एक हो गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दो दूसरा हो गया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल तीसरा हो गया, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल चौथा हो गया। ये चार हमारे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये क्या एक्चुअली होते हैं, ताकि हमारे पास कंटेंट रहे इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि हम अच्छा मार्क गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन इसका जान लेते हैं ताकि हम लोग लिख सकें उसको। प्राइमरी विच आर अवेलेबल इन नेचर इन रो फॉर्म। प्राइमरी वो होते हैं जो नेचर में अवेलेबल होते हैं। रो फॉर्म मतलब कि एकदम स्टार्टिंग वाला जो फॉर्म होता है रो फॉर्म, जिसे हम लोग फिनिश करके उसको अच्छा ही इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। जैसे कि हो गया कोल, हो गया क्रूड ऑयल, हो गया सनलाइट, हो गया विंड, हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी जो है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज में आती हैं। दूसरा यहाँ पे है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो हम लोग रिन्यूएबल को देख लेते हैं पहले। विच कैन बी यूज अगेन एंड देयर सप्लाई इज नॉट अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ देयर कंजप्शन। एग्जाम्पल सोलार, विंड, बायोमास, ओशियन, जियोथर्मल एक्सेट्रा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मतलब होता है कि हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका सप्लाई जो है कभी ख़त्म नहीं होता उसमें, मतलब उसको इस्तेमाल करने से उसके में कोई गिरावट नहीं आती है। जैसे कि सोलार हो गया, विंड हो गया, बायोमास हो गया, ओशियन हो गया, जियोथर्मल हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाती हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है इसमें, विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे आर यूज, लाइक एग्जाम्पल ऑयल, गैस एक्सेट्रा। मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद में वो फिर से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। इसके सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज में लिखा नहीं है, इसका मतलब वही होता है कि ये डिराइव्ड होते हैं, जो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उसी से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। जैसे रो मटेरियल जो होता है उसको जब हम लोग फिनिशिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें से जो अलग एक रिसोर्सेज निकलता है एनर्जी रिसोर्सेज, वही हम सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। तीसरा है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले हम कन्वेंशनल को देख लेते हैं। कन्वेंशनल में दिस आर यूज ट्रेडिशनली फ्रॉम मैनी ईयर्स अराउंड द वर्ल्ड। एग्जाम्पल कोल, ऑयल, गैस एक्सेट्रा। मतलब ये बहुत सालों से इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको आ रहे हैं पूरी दुनिया में, उसे हम कन्वेंशनल कहते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है। दिस आर सोलार, विंड, फायर, वुड, एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड बायोमास एक्सेट्रा। ये हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। अंतिम और चौथा हम लोग देख लेते हैं क्या है। चौथा वाला था कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल पहले देख लेते हैं। ये यूजेबल एनर्जी फॉर्म सच एज इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, गैस एक्सेट्रा। ये कॉमर्शियल होता है, जो यूजेबल एनर्जी फॉर्म होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस हुआ। ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो होता है ये कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज होता है। और नॉन कॉमर्शियल क्या होता है कि फॉर नॉन कॉमर्शियल वुड, एनिमल डंग, केक। मतलब इसका कोई कॉमर्शियल पर्पस नहीं होता है, ये हम लोग अपने डेली बेसिस पे और इसको यूज़ करते हैं, उसी को हम नॉन कॉमर्शियल, जैसे कि लकड़ी हो गया और एनिमल डंग, केक हो गया। ये सारी चीज़ें हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमें इम्पोर्टेंट है देखना क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अभी हम लोगों ने पढ़ा कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल था उसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस आर ऑल्सो रिफर्ड एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब कि वो बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। नॉन रिन्यूएबल ये एक बार इस्तेमाल हो गया, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। एक बार इस्तेमाल करने के बाद में इसको हम अगर फिर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। और वही हमारा होता है कन्वेंशनल। नॉन रिन्यूएबल ही हमारा कन्वेंशनल होता है।
तो ये थोड़ा दिमाग में याद रखिएगा कि कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल होता है, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में इसमें कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी। तो ये इसके बारे में तो बहुत दिया रहता है, लेकिन मैं आप लोग को छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ ताकि आप लोग एग्ज़ाम में इसके बारे में भी एक दो पॉइंट ले लें, अगर पूछ लेता है और नहीं भी पूछता, ताकि नंबर अच्छा आपको मिले, आप अच्छा गेन कर पाएँ। जैसे कोल के बारे में आप लीजिए 50% कार्बनस होता है इसमें, और कंपोस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। ऑयल में बता दीजिए कि 80% ऑफ ऑयल जो है हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके आता है। नेचुरल गैस में बता दीजिए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन होता है, एलपीजी। और न्यूक्लियर में बता दीजिए, ये फॉर्मूला लीजिए U235, U233, Pu239। और हाइड्रो में हम लोग जान, मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, और हाइड्रो वाला। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या क्या हैं इसमें। यहाँ पे दिस आर ऑल्सो रिफर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वही क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल होते हैं। रिन्यूएबल मतलब एक बार इस्तेमाल किया, दो बार इस्तेमाल किया, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन वी कैन यूज़, दे आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसी को हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। ये दिमाग में कन्फ्यूज मत होइएगा। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में सोलर एनर्जी है, ओशियन वेव एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ओशियन टाइडल है, जियोथर्मल एनर्जी है, ओशियन थर्मल एनर्जी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोलर एनर्जी क्या है। सोलर एनर्जी यहाँ पे देख पा रहे हैं डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, और ये कलेक्टेड बाय सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर जो होता है उसको कलेक्ट करता है सोलर एनर्जी को। ओशियन वेव एनर्जी हमारा होता है जो सरफेस होता है वेव का, उससे जो एनर्जी मिलता है ओशियन की सरफेस से, वो ओशियन वेव एनर्जी के टर्म में लिया जाता है। विंड एनर्जी क्या होता है, विंड एनर्जी में हम लोग देख पा रहे हैं फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जो फ्लो ऑफ एयर होता है उससे जो एनर्जी मिलती है वो विंड एनर्जी कहलाती है। ओशियन टाइडल क्या होता है, सी और ओशियन से मिलता है ये। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, ये बताया गया है हार्म फॉर पावर जनरेशन एंड थर्मल एप्लीकेशन इन द नियर फ्यूचर। जियोथर्मल एनर्जी ये पावर जनरेशन और थर्मल एप्लीकेशन के लिए नियर फ्यूचर आने वाले समय में इसका इस्तेमाल होने वाला है। थर्मल क्या होता है, द कंसेप्चुअल डिज़ाइन ऑफ स्मॉल ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड एंड देयर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स आर क्वाइट अनसर्टेन। ओशियन थर्मल एनर्जी ये भी जो है एक कॉन्सेप्ट है जो OTEC प्लांट्स जो है लगाया जाता है, उसके थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब एक टर्म हमारा जो है टॉपिक होता है डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्शन। ये क्या होता है, इसमें दिया गया है डिवाइस कन्वर्ट नेचुरली अवेलेबल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट एन इंटरमीडिएट कन्वर्शन। इसमें ये बताया गया है कि वो डिवाइस जो कन्वर्ट कर देता है नेचुरली जो अपने आप एनर्जी अवेलेबल होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बिना किसी इंटरमीडिएट कन्वर्शन के, वो डायरेक्ट जो है नेचुरल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम लोग डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्शन कहते हैं। इसके कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो पहली टेक्निक दी है वो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन दिया है, दूसरा है फोटोवोल्टेइक सेल, तीसरा है फ्यूल सेल, उसके बाद हाइड्रोजन एनर्जी। ये हमारी जो है टेक्निक्स होती हैं डायरेक्ट कन्वर्शन की, नेचुरली अवेलेबल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेशन में देख लेते हैं। इसमें एक इसे थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि उसको हम लोग एक्सपेंड कर पाएँ, थोड़ा सा लिख पाएँ उसके बारे में अगर पूछ लेता है, ताकि नंबर अच्छा मिले। डायरेक्ट हीट टू इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, जो फैराडेज लॉ है उस पर बेस्ड होता है ये, और हीट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में ये कन्वर्ट कर देता है। फोटोवोल्टेइक सेल जो कि सोलार सेल भी कहलाता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है आगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना होता है हम लोग को। फिर फ्यूल सेल क्या होता है, कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए पेयर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है और केमिकल एनर्जी का फ्यूल जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है फ्यूल सेल। उसके बाद में हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन अक्रॉस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल से साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देता है।
तो ये थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए, ये टेक्निक जो है दिमाग में रहनी चाहिए ताकि इसको आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकें अगर वो पूछ लेते हैं डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्शन के बारे में। फोटोवोल्टाइक सेल या सोलार सेल, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो देख लेते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोलार सेल, इसको हम सोलार सेल भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फोटोवोल्टाइक सेल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड मेड ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम सिलिकॉन अवेलेबल ऑन अर्थ क्रस्ट इन लार्ज अमाउंट। ये जो है बनाया जाता है एंटायरली सिलिकॉन, जो कि अर्थ पे लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है। और ये उसके बाद में तीसरा पॉइंट इसमें दिया 1973, ये कॉन्सेप्ट इसका हम लोग रिलेट कर सकते हैं 1973 जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, तो फोटोवोल्टाइक सेल का इम्पोर्टेंस उस समय बाहर आया उतर निकल के। तो ये भी दिमाग में रखते हैं, एक पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके साथ में। उसके बाद में सोलार सेल मटेरियल, सोलार सेल में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है उसको बनाने में। पहला है सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन, उसके बाद पॉली क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम टेलराइड, कॉपर इंडियम डिसल्फाइड। ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको, ताकि लिख सकें कि कौन कौन सा मटेरियल सोलार सेल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमें थोड़ा सा जानना होता है कि इसका वर्किंग ऑफ सोलार सेल का वर्किंग बेसिकली कैसे होता है। तो कुछ नहीं, जो भी लिखा है वो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन सिंपल सा अगर वर्किंग ऑफ सोलार सेल आ जाए तो आप जो है पीएन जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो आप लोग को पता है पहले से ही, आप जानते हैं उसको, पहले वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद में आप ये फिगर बना दीजिएगा और जो भी बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें लिख दीजिएगा, आपका पूरा वर्किंग ऑफ सोलार सेल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सिलिकॉन लेयर है नीचे, ऊपर भी सिलिकॉन लेयर है, और एक एन टाइप है और एक पी टाइप है, उसके बीच में जो है ये पूरा आता है उसका पीएन जंक्शन जो बनता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो ये होता है, इसके थ्रू होते हुए जाता है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता है। When sunlight falls या strikes a solar cell, electrons in the silicon are ejected। जो जब सोलार सेल या सेल पर सनलाइट पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन में वो एजेक्ट होते हैं, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ होल्स, जो उसका रिजल्ट होता है होल्स फॉर्म हो जाते हैं। द वैकेंसीज लेफ्ट बिहाइंड बाय द एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन्स, वैकेंसीज बन जाती है जब इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो जाते हैं, वहाँ से एस्केप हो जाते हैं। इफ़ दिस हैपेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव इलेक्ट्रॉन्स टू द एन टाइप लेयर एंड होल्स टू द पी टाइप लेयर। यही चीज़ जो एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यही चीज़ जब इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में होती है तो जो है एन टाइप लेयर जो होता है उसके तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जाता है और पी टाइप की तरफ होल जाता है, तो इससे एनर्जी जनरेट हो जाती है, एनर्जी जनरेट होती है। वही जो मैंने अभी बताया आपको, पूरा वही कॉन्सेप्ट है कि आप पीएन जंक्शन वाला जो है कॉन्सेप्ट पूरा बना के उसका दोनों फिगर और एक्सप्लेन कर दीजिए, वर्किंग आपका सोलार सेल का कवर हो जाएगा। सोलार सेल एरे, सोलार सेल एरे होता क्या है? ये सोलार मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल मतलब हम लोग जानते हैं कि जब कई लोगों को एक साथ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, उसी को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। जैसे मॉड्यूल 1 होता है, मॉड्यूल 2 होता है, तो एक मॉड्यूल में ढेर सारी टॉपिक होती हैं। ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं कि जो सोलार सेल होता है उसी का एरे बना दिया जाता है। एरे मतलब मॉड्यूल मतलब कई सोलार सेल को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, तो उसी को हम सोलार सेल एरे कहते हैं, सोलार मॉड्यूल कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं ताकि कंटेंट रहे हमारे पास, अगर ये पूछ लिया तो लिखने के लिए। देखिए, व्हेन नंबर ऑफ सोलार सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इट इज़ नोन एज सोलार मॉड्यूल। मैंने बताया कि मतलब वही जो सोलार सेल हैं वो एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में, तो उसी को हम सोलार मॉड्यूल कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सोलार सेल इन ए सोलार मॉड्यूल एंड सोलार सेल एरे इज, जो अरेंजमेंट है सोलार मॉड्यूल और सोलार सेल एरे का वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सोलार सेल यहाँ पे, एक सोलार सेल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब तो ये सोलार सेल का जो है अरेंजमेंट हो गया है, वो भी सीरीज में, पैरेलल में नहीं, सीरीज में।
एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो इसी अरेंजमेंट को जो है हम लोग सोलर सेल एरे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे 1 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, ऐसे ही ये जो है सोलर सेल एरे बनाया जाता है। When the sun rays falls on the surface of solar panel, जो सोलर पैनल होता है उसके ऊपर जब सन रेस सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सिलिकॉन सेल्स टेक्स द एनर्जी, जो सिलिकॉन सेल है वो एनर्जी ले लेते हैं उससे, थ्रू देयर कंडक्टिव प्रॉपर्टीज, जो उनकी प्रॉपर्टी है कंडक्टिव वाली, एक दूसरे के मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी को। दिस सिलिकॉन सेल ट्रांसफॉर्म द सन रेस इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो सन रेस जो सूर्य की किरणें थी उससे जो है एनर्जी को ले लेते हैं और उसको बदल देते हैं बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। यही होता है हमारा सोलर सेल एरे। सोलर सेल पावर प्लांट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये 2 टाइप का होता है बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है, ग्रिड इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्लांट, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट। ग्रिड इंडिपेंडेंट क्या होता है? दे आर नॉट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक ग्रिड, रिले ऑन बैटरी स्टोरेज। वो किसी भी इलेक्ट्रिक ग्रिड से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो ग्रिड इंडिपेंडेंट होते हैं। वो पूरा रिले करते हैं बैटरी स्टोरेज पे, बैटरी के स्टोरेज पे। ग्रिड कनेक्टेड क्या होता है? सिंपल सा है, ये कनेक्ट होगा इलेक्ट्रिक ग्रिड से और एंड सप्लीमेंट द पावर यू रिसीव फ्रॉम योर यूटिलिटी, सप्लीमेंट करते हैं पावर को जो रिसीव करते हैं यूटिलिटी से। यही होता है सोलर सेल पावर प्लांट। 2 टाइप के होते हैं, ये एक पॉइंट जो है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पोल्यूशन एडवांटेज है कि ये पहला वाला है, ये पोल्यूशन फ्री होता है। उसके बाद में दूसरा जो है इसमें नो फ्यूल रिक्वायरमेंट, इसमें कोई फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और तीसरा है हमारा इसका एडवांटेज नो मूविंग पार्ट, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते, एक जगह फिक्स हो जाता है। ये हमारा जो है एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। इसका डिसएडवांटेज पहला है लो एफिशिएंसी होता है इसमें, और दूसरा देख लेते हैं ये है इरेगुलर सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी होता है, और तीसरा जो है वेदर डिपेंडेंट होता है। तो अपने हिसाब से आप इसको एडवांटेज लिख सकते हैं। टॉपिक इसमें बता दिया हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं। आप इतना अगर पढ़ के जाएंगे तो आप जो है 70 to 75 जो है आराम से इसको कर सकते हैं। एक माइंड में बना के जाइए, इतना पढ़ने के बाद इतना सबसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में कुछ और पढ़ने चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं और अगर आप पहले से कुछ पढ़े हुए हैं तो भी इसको पढ़ सकते हैं रिविज़न के तौर पर।